अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हमारी जो टॉपिक है बहुत आसान और छोटी सी टॉपिक है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। एलोट्रोपिक की तारीफ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट्स मोर देन अ वन फॉर्म। अगर कोई एलिमेंट जो एक से ज़्यादा शक्लों में, एक से ज़्यादा फॉर्म में हमें मिले तो वो एलोट्रोपी कहलाती है। फिनोमेना नोन एज द एलोट्रोपी। तो याद रहे बेटा, सल्फर के जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो भी दो ही होते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा होता है आपका एमार्फस फॉर्म। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन सल्फर जो है वो दो तरह के होते हैं, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, बोथ आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर। एमार्फस में अगर बात करें तो हमारे सिंटेक्स के मुताबिक सिर्फ एक ही क्लास है जिसका नाम है प्लास्टिक सल्फर, जिसको हमने गामा सल्फर भी बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सल्फर की बात करते हैं। कौन सी पॉइंट्स हमें याद करनी है फॉर एंटी टेस्ट, जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स यहाँ पे कुछ मेंशन की हुई हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है। सबसे पहले इनके नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आए भी हुए हैं, इस हिसाब से आप इसको याद कर लोगे। याद रहे बेटा, अल्फा सल्फर को हम रोम्बिक सल्फर ही बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल सल्फर ही बोलते हैं, और इसी सल्फर को हम ऑर्डिनरी सल्फर ही बोलते हैं। चारों नेम इसी के ही हैं। अगर एंट्री में आ जाए अल्फा सल्फर आर आल्सो कॉल्ड, तो आप रोम्बिक हो तभी सही ऑप्शन, ऑक्टाहेड्रल हो फिर भी सही, ऑर्डिनरी सल्फर हो फिर भी सही। ये चारों ऑप्शन सही हैं। अगर इनके अलावा कोई हो तो वो गलत ही होगा। सॉलिड फॉर्म में इसका कलर बेटा पेल येलो कलर होता है सॉलिड फॉर्म में, और जब इसका सॉल्यूशन बनाते हो तो लेमन येलो कलर बन जाता है। यानी कि अगर आप इसके क्रिस्टल्स देखोगे तो इसके क्रिस्टल्स आपको पेल येलो दिखाई देंगे। अब जब इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, पानी में तो खैर डिज़ोल्व नहीं होगा, अलबत्ता आप इसको पेट्रोल या कार्बन डाइऑक्साइड में डिज़ोल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कौन सा बनेगा, लेमन येलो कलर बनेगा। मेल्टिंग पॉइंट 112.8 सेल्सियस हुआ करती है बेटा। डेंसिटी 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो बेटा, चूँकि ये तमाम के तमाम क्या है बेटा, बेंजीन, सल्फर मोनोक्लोराइड, कार्बन सल्फाइड, पेट्रोल, इन तमाम में ये आसानी से सॉल्यूबल हो जाता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये पकड़ रिंग होता है, जैसे ताज होता है ना बेटा, बादशाहों का ताज। 8 सल्फर इसके अंदर होते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई देता हूँ अकॉर्डिंग टू अवर सिंटेक्स ज्योमेट्री। ये देखें, ये है पकड़ रिंग, रिंग फॉर्म। इसमें कितने सल्फर होते हैं, 8 सल्फर हुआ करते हैं। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बेटा, बॉन्ड एंगल जो है सल्फर 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 के दरमियान 105 की एंगल बन रही है। और डिस्टेंस सल्फर सल्फर की बात की जाए तो 2.12 एंगस्ट्रॉम इसका डिस्टेंस बन रहा है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थी जिन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बीटा सल्फर की बात की जाए तो याद रहे बेटा, बीटा सल्फर को हम मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं, और इसी सल्फर को हम प्रिस्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं। ये दोनों नेम किसके हैं बेटा, इसी के ही नेम है। कलर की बात की जाए तो डार्क येलो कलर होता है जब ये शुरू में बनाते हैं। पहली बात अपने दिमाग में बिठा दें कि मोनो यानी कि जो आपका अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर से ही बीटा सल्फर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीटा सल्फर किसी और फॉर्म से बनाते हैं, नहीं, अल्फा से ही बीटा बनाते हैं। शुरू में जब बनाते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही शाइनिंग और ट्रांसपेरेंट होता है। अब जब इसको स्टैंड यानी कुछ टाइम रखोगे तो ये नेचर इसकी ओपेक बन जाती है। अगर कोई ये सवाल कमेंट्स करके पूछे, इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ कि स्टैंड रखने के बाद इसका कलर ओपेक हो जाता है, यानी कि डार्क येलो हो जाता है, फिर ये ओपेक बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 119.25 सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ करती है, यानी कि ये पेट्रोल में भी सॉल्युबल है, ये भी पेट्रोल सॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में ये भी सॉल्युबल है, ये भी तो ये तम सॉल्युबिलिटी सेम होती है। अल्फा को बीटा में कन्वर्जन की बात की जाए तो याद रहे बेटा 95.5 सेल्सियस, जिसके हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर बोला हुआ है। ये जो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर है किस हिसाब से हमने बोला है, इक्विलिब्रियम के हिसाब से ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर किया तो बीटा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बीटा के जो एटम्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे,
उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, और 95 से कम सेल्सियस होगा तो अल्फ़ा के एटम्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा स्टेबिलिटी फॉर्म में मिलेंगे। तो ये टेम्परेचर क्या है 95.5, ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बीटा की कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगी, अल्फ़ा के एटम्स बहुत कम मिलेंगे। यूँ समझिए कि मेरे पास पहले शुरू में अल्फ़ा पड़ा हुआ है, इस समय इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे मैं इसको हीट करूँगा, हीट करता रहूँगा, व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज, इट विल कन्वर्ट स्लो एंड ग्रेजुअली इन बीटा सल्फर। 112 से ऊपर टेम्परेचर आएगा तो समझना कि ये तकरीबन बीटा में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से इनकी कन्वर्जन हम आसानी से कर देते हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर किया, 400 से ऊपर बढ़ा दिया और सडनली कूल किया तो ये फिर प्लास्टिक सल्फर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर बेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो याद रहे बेटा, ये आपको क्रिस्टल्स, यस ये आपको नजर आ रहा है क्रिस्टल ऑफ द मोनोक्लिनिक सल्फर का स्ट्रक्चर। नोकदार क्रिस्टल्स होते हैं बेटा इसके, और याद रहे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही होते हैं इसके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कार्बन सल्फर आइटम्स जो हैं वो कम होंगे, नहीं बल्कि सेम ही होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सल्फर। जबकि हम प्लास्टिक सल्फर की बात करें, हाँ बेटा ये नीडल टाइप शेप होता है। क्या कौन सा होता है? नीडल शेप होता है, नोकदार, यस। प्लास्टिक सल्फर की बात की जाए तो बेटा प्लास्टिक सल्फर में सिर्फ एक ही क्लास है जिसको हमने गामा सल्फर कहा हुआ है। गामा सल्फर को हमने प्लास्टिक सल्फर का भी नाम दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी बेटा 1.92, और जबकि सॉल्युबल तो ऑलमोस्ट सभी सेम ही होते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। स्ट्रेंथ टू कन्वर्ट ओपेक, ये जो है वो बाद में ओपेक में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू में बड़ा शाइनिंग होता है, ब्रिटल सॉलिड है बेटा। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो रोम्बिक सल्फ़र से ही हम बनाते हैं पहले, जाहिर बात है। अल्फ़ा सल्फ़र से बनाते हैं बीटा, बीटा से बनाते हैं गामा सल्फ़र। तमाम सल्फ़र एक ही क्लास से बनाते हैं, अल्फ़ा से ही बनाते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बेटा इसका जिगजैग होता है, और अनकॉइलिंग की वजह से इसमें इलास्टिक पैदा होती है। अनकॉइलिंग, अगर सवाल आ जाए द इलास्टिसिटी ऑफ द प्लास्टिक सल्फर्स ड्यू टू द अनकॉइलिंग, राइट आंसर क्या होगा? अनकॉइलिंग ऑफ लॉन्ग सल्फर चेन। अनकॉइलिंग की वजह से इसमें इलास्टिसिटी पैदा होती है। तो ये आसान इंट्रोडक्शन था अबाउट द यस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सल्फर। छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए बस इन पर फोकस करना है। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह।